आज हम डिस्कस करेंगे सक्सेसफुल लाइफ है क्या। बहुत सारे लोग ये समझते हैं, सबसे पहले मैं बात करूं तो बहुत सारे दोस्त ये समझते हैं अपनी लाइफ में कि शायद हम अपनी ज़िंदगी में पैसे कमा लें या अपनी मर्ज़ी के जितने हम पैसे कमाना चाहते हैं वो हम पैसे कमा लें, तो वो पैसे कमाने से शायद ज़िंदगी सक्सेसफुल हो जाती है, हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो इस बात को आप ज़हन नशीन करें, पैसा इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस। पैसा कामयाबी का एक हिस्सा ज़रूर है, लेकिन होल सक्सेस, मुकम्मल कामयाबी पैसा नहीं है। पैसे आप अपनी मर्ज़ी के जितना आप ड्रीम बनाते हैं या जितना आप सोचते हैं कि मैंने इतने पैसे कमाने, वो पैसे कमाने के बावजूद भी आपकी ज़िंदगी में इत्मीनान या सेटिस्फेक्शन नहीं आती। होल सक्सेस क्या है, हम इसको डिस्कस करते चलेंगे, इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले मैं आपसे चंद चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा, जिसमें सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जैसे आप समझते हैं कि हमारी जितनी ज़रूरियात ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं, ये सारी की सारी पैसों से जुड़ी हुई हैं। जितनी ज़रूरियात हैं ये सारी की सारी पैसों से जुड़ी हुई हैं। हमारे जितने ख्वाब हैं, जितने ड्रीम्स हैं, जितनी ज़िंदगी की तरजीहात हैं, वो सारी की सारी पैसों के साथ जुड़ी हुई हैं। वो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। जो आपका किचन है, जो आपके बच्चों के अखराजात हैं, उनको उनकी एजुकेशन के, उनकी तरबियत के, आपके घर के, आपके वालदैन के, आपकी फैमिली के, आपके अपने जो अखराजात हैं, वो सारी चीज़ें पैसों से कनेक्टेड है। एक हमने माशरे में एक जुमला हमने सुना है कि पैसा सब कुछ नहीं है। इसकी मैं करेक्शन करना चाहता हूँ कि पैसा वाकई सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसों के बगैर भी कुछ नहीं है। आपकी ज़िंदगी की तमाम तर जो ज़रूरियात हैं, उनका कनेक्शन, उनका ताल्लुक़ जो है वो आपकी फ़ाइनांस के साथ है, आपके पैसों के साथ है। बाबा फ़रीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 5 रुकन इस्लाम दे ते 6वां टुक, जे ना होवे 6वां ते 5 जांदे मुक। मैंने एक राइटर को पढ़ा, वो फरमाते हैं कि बंदा तब तक क्रिएटिव नहीं हो सकता जब तक वो अपनी लाइबिलिटी से बाहर नहीं आता, जब तक वो अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ नहीं लेके जाता, जब तक वो कम से कम इतने पैसे, इतनी इनकम उसकी, रेजिड्यूल इनकम उसकी इतनी नहीं शुरू हो जाती जितने उसके अखराजात हैं, जब तक वो उनको क्रॉस नहीं करता तब तक वो एक क्रिएटिव आदमी नहीं बन सकता, वो कोई आइडिया नहीं दे सकता। हम में से ना ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर, मैं इसको यूँ समझाना चाहूँगा कि वो अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा टारगेट इसको सेट करते हैं पैसों को, और वो अपनी सारी ज़िंदगी पैसे कमाने में गुजार देते हैं। मैं ये कहूँगा, या अपनी ज़रूरियात, जितनी उनकी ज़रूरियात होती, वो अपनी ज़रूरियात को पूरे करने के लिए जितने पैसे दरकार होते हैं, जितनी इनकम दरकार होती है, वो उनको अचीव करने में अपनी लाइफ का जो ज़्यादातर हिस्सा होता है ना, वो उसमें गुजार देते हैं। याद रखिएगा, आप सिर्फ पैसे कमा के कामयाब नहीं हो सकते, आपको पैसों के साथ और भी ज़िंदगी में बहुत कुछ कमाना है। इसलिए आपको पैसे कमाने में सारी ज़िंदगी नहीं लगानी। आप अपनी ज़िंदगी के एक ज़िंदगी का एक हिस्सा या चंद साल आप लगा के अपने पैसे की यानी फाइनेंशियल जो फ्रीडम है उसको आप अचीव करें, और अचीव करने के बाद फिर मैं बाकी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। अभी हम आगाज़ करते हैं कि हमें कितने पैसों की ज़रूरत है जिससे हम कम से कम अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है। पहले तो हमें ये समझना है कि जितनी भी हमारी ज़रूरियात है ना, जैसे किचन है, कपड़े हैं, जूते हैं, बच्चों के अखराजात हैं, पेरेंट्स की अद्वियात हैं, उनकी ज़रूरियात हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें किसी भी दौर में
अगर आपकी अर्निंग, आपका रिज़्क़ हलाल, इसको मैं सिर्फ अर्निंग नहीं कहूँगा, आपका रिज़्क़ हलाल, अगर आप समझते हैं कि आपका रिज़्क़ हलाल कम से कम 1 तोला सोने की कीमत के बराबर है, तो आप सर अपनी ज़रूरियात पूरी कर पाएंगे। अगर आप समझते हैं ना कि आप बड़ी वेल फैसिलिटेटेड लाइफ अपनी फैमिली को देंगे, तो वो इससे पॉसिबल नहीं है। इससे पॉसिबल ये है कि आप ज़रूरियात जो है ना वो पूरी कर लेंगे। अगर आप इससे कम हैं तो आप अपनी ज़रूरियात को कंप्रेस करेंगे, आप अपनी ज़रूरियात को दबाएंगे, आप अपने आप को जहां आपको 50 रुपये लगाने की ज़रूरत है ना, आप झूठे सच्चे सबूत देंगे, दलीलें देंगे झूठी सच्ची कि यहाँ 10 रुपये लगा के गुजारा हो जाएगा, तो वो गुजारा हो जाएगा। गुजारा वहाँ 10 रुपये भी ना भी लगाएं फिर भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो ज़रूरी है, जो नेसेसरी है, वो 50 है वहाँ पर। मतलब मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक बच्चा है, उसके नॉर्मल स्कूल की उसकी फ़ीस जो है वो 1 महीने की 2000 रुपये फ़र्ज़ किया। आप कहें जी नहीं, इसको गवर्नमेंट स्कूल में हम भेज देते हैं तो वहाँ ख़र्चा कम होगा, या हम किसी ऐसे स्कूल में भेज देते हैं जहाँ इसकी फ़ीस जो है वो 500 रुपये लगेगी। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं इस दुनिया में जो पढ़ते ही नहीं हैं, स्कूल जाते ही नहीं, तो उनकी यहाँ पे 0 कॉस्ट होती है। लेकिन अगर आपने उसको अच्छी एजुकेशन देनी है तो आपको अच्छी एजुकेशन के लिए एक सर्टेन लिमिट को जो है वो अचीव करना होगा। आप अपने आप को मुतमिन तो कर सकते हैं कि जी मैं 500 रुपया जो है ना लगा के, तो मैं चलो वो नहीं तो ये कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़रूरत ही 500 की है। जो ज़रूरियात है ना जी, अपना किचन, कपड़े, जूते और बच्चों के अखराजात, उनकी स्कूलिंग और पेरेंट्स के जो अखराजात हैं, वो अगर आपके पास 1 तोला सोना के बराबर आप रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, 1 तोला सोना के 1 तोला सोना के बराबर अगर आप रिज़्क़ हलाल कमाते हैं तो आप ये बड़ी आसानी से पूरी कर जाते हैं। 1 तोला सोना अगर चेक करें तो आज 1 तोला सोना जो है वो कोई दोस्त मुझे बताएंगे कितने का है? हाँ जी, 1 लाख हम लगा लेते हैं, 1 लाख हम लगा लेते हैं, 1 लाख, क्योंकि हर चीज़ का जो रेट है ना वो सोने के साथ साथ फ्लक्चुएट कर रहा होता है। मतलब किसी भी मुल्क की जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो भी इसी की बेस पे होती है, और जो मार्केट में चीज़ों के जो रेट्स होते हैं वो भी इसी के साथ फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं। इसके साथ इसको इसलिए लिया गया कि इसके साथ बाकी सारी चीज़ें कनेक्टेड है। और इसको हम थोड़ा सा ना, मैं इसको पीछे लेके जाना चाहूँगा कि आज से थोड़ा टाइम पहले इसका रेट क्या था। अगर इसको आज से 20 साल पहले, 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, आज 2020 में हम बैठे हैं, इसको हम बात करते हैं जी 2000 में इसका रेट क्या था। तो आप में से बहुत सारे दोस्त ये जानते होंगे कि 2000 में इसी सोने का रेट 1 तोला अगर सोने की बात करें तो ये रेट सिर्फ 10,000 रुपये था। 2000 में बात करें तो 10,000 रुपये का तोला था। और जो लोग जब ये 10,000 से, मुझे याद है कि जब 10,000 से रेट बढ़ा था ना, 10,500 हुआ था या 11,000 या 11,500 हुआ था, तो उस वक्त में बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि सोने का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ये तो बहुत महंगाई हो गई। और फिर आहिस्ता आहिस्ता 2000 बढ़ा, फिर 3000 बढ़ा, फिर 2000, फिर 3000, फिर 1000, फिर 1500, करते 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 ये 50,000 के करीब काफ़ी देर रहा। और फिर इसने 2-4 छलांगें लगाई तो लाख को पहुंच गया। उस वक़्त में ये एक्सपेक्ट करना, मुझे 2013 की बात है, 2013 में सोने का रेट तकरीबन कोई 35 से 45 के दरमियान था, यहाँ पे फ्लक्चुएट करता रहता था। तो उस वक्त में किसी दोस्त ने बताया था कि ये 2020 में सोने का जो रेट है वो 1 लाख पे चला जाएगा, और मैं कहता था नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, लाख पे जाना बहुत बड़ी बात है। तो
उसने मुझे ना ये सारी कैलकुलेशन करके बताई थी उस वक्त। उसने मुझे बताया कि 2000 में ये 10,000 का था, इसके साथ एक सिफर लगना है। अगर आप पीछे चले जाएं 20 साल और पीछे जाएं तो एक सिफर और कम था, मतलब 2000 में अगर 10,000 का है तो 1980 में ये 1,000 का था, और 1960 में चेक करें तो ये 100 रुपये का था। अगर 1940 में चेक करें तो ये 10 रुपये का था। तो सोने का रेट बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। इसी हिसाब से सारी चीज़ें महंगी होती गई। यानी कि 1980 की बात करें तो कभी हम अपने बुज़ुर्गों से पूछें तो वो बताते हैं कि जी हम चंद रुपयों में कई एकड़ ज़मीन ख़रीद लेते थे, और अब चंद रुपयों में ज़मीन ठेके पे भी नहीं मिलती। अब लाखों रुपए में या मिलियंस के अंदर पर एकड़ ज़मीन ख़रीदी जाती है। हर चीज़ उसी तरह से बढ़ी। आज जो आप कपड़े पहन के बैठे हैं, अगर आपने 3,000 या 4,000 का सूट पहना था तो उस वक़्त में अगर आप पूछें कि ये एक नॉर्मल सा एक सूट आपको कितने का मिलता है, तो चंद रुपयों का या चंद पैसों का, पैसे भी होते थे उस वक़्त में, उतने का मिल जाता था। जो आज 3,000 का या 4,000 का या 2,500 रुपये का मिलता है। हर चीज़ अपनी तरतीब से बढ़ती गई। और अगर इसको देखा जाए कि ये 2040 में कहाँ तक जाएगा, ये आपके लिए शायद अनबिलीवेबल हो, लेकिन मैं इस तरतीब को देखते हुए ये बता सकता हूँ कि ये कम से कम 10 लाख का होगा। और मैं ये कॉन्फिडेंस से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये 2003 में भी ऐसे ही लगता था कि ये लाख पे नहीं जा सकता 20 साल बाद। ये अब भी यही लगता है कि ये 10 लाख पे नहीं जा सकता, लेकिन ये 10 लाख पे चला जाएगा। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे दोस्त ये करते हैं कि आज जो रेट है ना जी, आज 1 लाख रुपए की बड़ी वैल्यू है, लाख रुपए में गुजारा हो जाता है, सही घर के अखराजात चल जाते हैं। वो लाख को टारगेट बनाएंगे कि अपनी ज़िंदगी में अगर लाख रुपए महीना कमाने लग जाऊँगा तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो वो क्या करेंगे, अगले 15 साल बाद या 20 साल बाद लाख पे पहुंच जाएंगे, लेकिन हालात ऐसे ही होंगे उनके जैसे आज 20,000 या 30,000 कमाने वाले के हालात हैं। इसलिए हमें वक़्त के साथ आगे बढ़ना है। अगर हम वक़्त के साथ नहीं बढ़ेंगे तो फिर कल को हमें क्राइसिस फेस करने पड़ेंगे, कल को हमें फिर मुश्किल वक़्त फेस करना पड़ेगा। अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ ज़रूरियात की, अभी मैं ख्वाबों की तरफ नहीं गया, तरजीहात की तरफ नहीं गया, मैं आपकी गाड़ी की तरफ या आपके घर को बनाने की तरफ नहीं गया। अभी मैं सिर्फ आपकी ज़रूरियात की बात कर रहा हूँ। अगर आप अपनी ज़रूरियात अच्छे तरीके से पूरा करना चाहते हैं तो आप अपनी इनकम को इस तरह से बढ़ाएं। आप चाहते हैं आपके साथ, आपके पास पैसों के साथ साथ आपके पास गाड़ी भी हो, घर भी अच्छा हो, और कभी आप इंटरनेशनल टूर पे भी जाएं, तो फिर इन सारी चीज़ों के लिए आपको अपनी जो अर्निंग है वो अपनी सर्वाइवल अर्निंग से बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप सर्वाइवल अर्निंग के अंदर हैं तो फिर आप इन चीज़ों से महरूम रहते हैं। अगर यहाँ मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि रिज़्क़ हलाल आपका, जब आप अपनी सर्वाइवल अर्निंग से ऊपर जाएंगे, फ़र्ज़ किया आज जो बंदा 1.5 लाख कमा रहा है, वो फिर ऊपर वाला 50,000 चंद महीने सेव करने के बाद वो एक गाड़ी ख़रीद सकता है, या 2 लाख कमा रहा है वो एक गाड़ी ख़रीद सकता है। मिसाल के तौर पे कोई बंदा 1 लाख रुपए कमा रहा है, घर ना बड़ी नेमत है, और बिलीव करें जब आप अपना घर बनाते हैं और आप अपने घर में जिस दिन आप अपने घर में कदम रखते हैं अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए, आपकी फीलिंग्स ही कुछ और होती हैं। हर बंदे के ऊपर ना एक ज़िम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसको मैं यूँ कहूँगा कि ये हमने करना ही करना है, ये हमारी इनेविटेबल नीड है। जैसे एक घर है, घर कोई अय्याशी नहीं है, हर बंदे को रहने के लिए चाहिए, और एक गाड़ी है, ये भी कोई अय्याशी नहीं है। अपनी बहन, बेटी या बीवी या वालदा को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता है, गमियों खुशियों में जाना पड़ता है।
ट्रैवल करने के लिए गाड़ी हमारी इनेविटेबल नीड है, हमारी ज़रूरत है। ये कोई अयाशी नहीं है, कोई नॉर्मल सी गाड़ी रखना कोई अयाशी नहीं है। और अगर आप बात करें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सवारी की बात करें तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो उस वक्त की अच्छी सवारियां थी, ऊँट थे या घोड़े थे, तो वो सहाबा कराम ने भी रखे हैं, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उन पे सफ़र किया है। और इस गाड़ी के साथ हर बंदे के ऊपर, मैं समझता हूँ मेरे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, हर बंदे के ऊपर एक शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर वो अपनी शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेता है, अपनी शादी के अखराजात की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेता है, तो ठीक है। अगर वो नहीं लेता, वो अगर उसकी फैमिली या उसके भाई या उसके पेरेंट्स वो शादी कर देते हैं, उसके ऊपर अखराजात खुद उठा लेते हैं वो, तो फिर आपको अपने किसी छोटे बहन भाई की लाजमी करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको छोटे बहन भाई से भी आप किसी ना किसी तरीके से कोई चक्कर चला लेते हैं और आप निकल जाते हैं, तो फिर आपको किसी ना किसी बच्चे की करनी पड़ेगी। जो आप करेंगे, अगर आप अपनी ज़िम्मेदारी खुद ले लेंगे तो फिर दूसरे आपसे लर्निंग करेंगे कि वो भी आपकी तरह अपनी ज़िम्मेदारी लेंगे, और जब आप अपनी ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे तो वो भी आपकी तरह के बनने की कोशिश करेंगे और फिर आपको ही वो भुगतना पड़ेगा। मतलब एक शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। अगर मैं घर की बात करूं तो अगर 10 मरले का प्लॉट आपके पास हो, आपको पेरेंट्स ने गिफ्ट किया हो, तो 10 मरले का घर मैं कहता हूं इससे जो छोटा घर है ना जी, वो बड़ा मुश्किल सा होता है उसके अंदर रहना। मतलब जो छोटा इससे घर होता है या 5 मरले का या इससे छोटा जो घर होता है ना, उसके अंदर वो अफराद ज़्यादा हों या पूरी फैमिली हो ना, तो वो आपस में कह लें कि बड़ा ध्यान से गुजरना पड़ता है कि बंदा हमें टकरा ही ना जाए। 10 मरले का घर ना बहुत बड़ा घर होता है ना छोटा घर होता है। अगर 10 मरले के घर की बात करूँ ना, तो 10 मरले का अगर प्लॉट आपके पास है, आपको पेरेंट्स ने दिया, सिर्फ कंस्ट्रक्ट करना है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एक मरले की 10 लाख रुपए है। मैंने घर बनाया है, मुझे आइडिया है, 10 लाख रुपए एक मरले की कॉस्ट है। अगर आप दरमियाना सा घर बनाते हैं, बहुत अच्छा नहीं और बहुत गंदा भी नहीं, दरमियाना सा, 10 लाख का मतलब 1 करोड़ आपकी कॉस्ट है। अब आपने मुझे बताना है कि जो बंदा 1 लाख रुपए कमाता है या 50,000 कमाता है, मैं लाख वाले की बात करता हूँ, फ़र्ज़ किया आज आपकी सैलरी या आपकी अर्निंग 1 लाख है, तो आप मुझे बताएं कि आप अपने अखराजात में से, अच्छा बताएंगे वो मुझे, वो दोस्त बताएंगे जिनका लाइफ में एक्सपीरियंस होगा, मतलब उन्होंने अपनी फैमिली के अखराजात उठाए होंगे। मतलब जो जिस बंदे ने अपनी फैमिली के अखराजात नहीं ना उठाए, कह लें कि किचन का राशन नहीं ला के दिया, बिजली का बिल नहीं पे किया, दूध का बिल नहीं दिया, गैस का बिल नहीं दिया, वगैरह वगैरह, घर की ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं जो बंदा ला के देता है, वो बताएंगे कि अगर आपकी अर्निंग लाख रुपया हो तो आप सारे अखराजात पूरे करके लाख रुपए में से कितनी सेविंग कर जाएंगे? कोई दोस्त बताएंगे? हाँ जी, ये भी मुश्किल से, ये भी मुश्किल से, क्योंकि 1 लाख रुपए की तो ज़रूरियात हैं, हमने उन ज़रूरियात में से हर ज़रूरत में से कुछ ना कुछ कटौती करके सेविंग करनी, ठीक है। तो कटौती करके अगर हम एवरेज 30 से 40 हज़ार हम सेविंग कर लेते, फ़र्ज़ किया 40 हज़ार हम सेव कर लेते हैं, तो 40 हज़ार का मतलब है 12 महीने में हम कितना सेव करेंगे? 4,80,000। और इसका मतलब है कि अगर हम 10 साल लगाएं तो 48 लाख सेव होगा, और अगर हम 20 साल लगाएं तो इसका मतलब 96 लाख सेविंग होगी हमारी। और आप मुझे बताएं 20 साल के बाद जब आपके पास 96 लाख नहीं, मैं कहता हूं जी 1 करोड़ आपने सेव कर लिया, आप 1 करोड़ रुपया सेव करके आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएं, उसे कहें जी मैं 96 लाख रुपया सेव करके ले आया हूँ, आपने कॉस्ट बताई थी 1 करोड़ रुपया 10 मरले के घर पे लगेगी, तो मैं 1 करोड़ रुपया सेविंग करके ले आया हूँ, आप मुझे ये घर बना दें। तो क्या 20 साल बाद वो आपको, क्या 20 साल बाद वो आपको इतने पैसों में घर बना देगा?
क्योंकि 20 साल बाद महंगाई और बढ़ जाएगी। मैं अपने घर की बात करूं ना, तो आज से 20 साल या 17 साल पहले 2003 या 2004 की बात है, हमारी कह लें कि मोहल्ले में ये घर बना था। उस वक्त उन्होंने बड़ा अच्छा घर बनाया था, 10 मरले का। तकरीबन उस वक्त उनकी 25 लाख रुपए कॉस्ट आई थी। अब 10 मरले का घर बनाए तो मैंने बताया 1 करोड़ कॉस्ट है, और अगर 20 साल बाद बनाएं तो फिर कितनी कॉस्ट होगी? उसी एवरेज से इसको बढ़ाएं तो ये 4 से ज़रब देनी पड़ेगी। आप करोड़ लेके जाएंगे फिर नहीं बनेगा। आपको इन सारी चीज़ों के मुतल्लिक़ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। प्लानिंग करना कोई जुर्म नहीं है। अगर आप प्लान नहीं कर सकते, अगर आप प्लानिंग नहीं करते, फिर आप पहुंच भी नहीं सकते कभी भी। हर चीज़ की हम प्लानिंग करते हैं। जब कोई इवेंट आता है, फ़र्ज़ किया ये रमज़ान आ गया, हम प्लानिंग कर रहे हैं कि रमज़ान में कैसे करना है। हम ईद आती है तो रमज़ान ईद के लिए हम तैयारियां करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि ईद वाले दिन हमने कैसे करना है। ठीक है, जब कोई शादी कोई आती है तो उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं हमने कैसे करना है, कि कौन से कपड़े कौन पहनेगा और कैसे होगा, इवेंट की मैनेजमेंट हम सारा उसका प्लान करते हैं। और जब हमारे करियर की बात आती है तो हम कहते हैं कोई नहीं, जो होएगा देखा जाएगा, जो होगा वो देखा जाएगा। उसके लिए भी हमें थोड़ा बहुत प्लान करना है। बंदे के बस में ना 3 चीज़ें हैं। एक, वो अपनी 100% कोशिश करे, दूसरा अपनी नीयत को अच्छा रखे, और तीसरा जो तीसरा है वो है अल्लाह ताला की ज़ात पे तवक्ल। आप अल्लाह ताला की ज़ात पे जैसा तवक्ल रखते हैं ना, अल्लाह आपको वैसा ही देते हैं। जब आप अल्लाह की ज़ात पे तवक्ल ही ये रखते हैं कि कोई नहीं, बस ठीक है, हमारे साथ कहाँ अच्छा होना है कुछ, तो फिर वैसा ही आपके साथ होता है। जो प्लान करते हैं वही एक टाइम के बाद उसको अचीव करते हैं। अगर वो नहीं प्लान करते तो वो नहीं कर पाते। अभी मैंने सिर्फ एक घर की बात की। अगर आपको गाड़ी चाहिए तो गाड़ी अगर नॉर्मल सी लेनी हो, XLI GLI, तो वो भी तकरीबन कोई 28-30 लाख रुपए की है। अगर आप बात करें शादी की, तो एक शादी अगर सादा से तरीके से करनी हो तो 8-10 लाख रुपया उस पर भी अब लग जाता है, और आजकल तो वैसे इससे भी कम लग जाते हैं। मेरा ख्याल 1-2 लाख में भी शादी हो जाती होगी आजकल। जी, अब ये सारी चीज़ें हैं आपके अखराजात के बाद। आपके अखराजात हैं 1 तोला सोना के बराबर। मेरी सारी गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि आप जब तक अपनी इनकम को, अपनी रिज़्क़े हलाल को, माहाना रिज़्क़े हलाल को आप 1 तोला सोना से ऊपर नहीं लेके जा रहे, तब तक आप स्ट्रेस में रहेंगे। फाइनेंशियल स्ट्रेस रहेगा आपको। आप कभी भी वो फ्री नहीं हो सकते। अब हमें ये प्लान करना है कि हम कैसे पॉसिबल है कि हम ये जो हमारी सर्वाइवल अर्निंग है, इससे हम आगे निकल जाएं, सिर्फ इसी पे ना रहें।